सिराजुद्दौला के पास आ जाता है। और सिराजुद्दौला के पास आने के बाद क्या होता है, फोर्ट विलियम सिराज के पास आ जाता है। और उसके बाद सर जब सिराज के पास फोर्ट विलियम आ चुका था तो फिर सिराज को जरूरत नहीं थी अब कि वो उस फोर्ट विलियम्स को, जो फोर्ट विलियम्स है उसको किसको दे, मानिकचंद को देने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने मानिकचंद को फोर्ट विलियम्स दे देता है सिराज। फोर्ट विलियम्स मानिकचंद को दे देता है और मानिकचंद जो होता है ना सर वो एक सिविल ऑफिसर है। तो सर ये एक ऐसा चीज हो जाता है कि सिविल ऑफिसर के हाथ में अगर आप सारी चीजें अगर दे दोगे तो फिर तो सर वो अपने तरीके से उस चीज को मैनेज करेगा, और मैनेज करेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि चीजें बिगड़ती चली जाएगी। और यही हुआ सर, और यही होता है, और यही हुआ सर एक्चुअल में कि चीजें बिगड़ती चली गई। और सर जब आपने फोर्ट विलियम्स को जीत ही लिया है तो फिर आपने सर, आपको जरूरत क्या थी, आपको जरूरत थी ही क्या? आप वहां पर आप आर्मी लगा देते, वहां पर आप सेना लगा देते सर अपनी। आपको जरूरत क्या थी, एक सिविल ऑफिसर को देने की, और सिविल ऑफिसर को देने का मतलब ही था यही से आपकी सारी की सारी कहानी बदल जाती है और खत्म हो जाता है सारा सब कुछ खेल। क्योंकि सर यही गलती पृथ्वीराज चौहान ने भी की, और यही गलती की आपकी मेन जो व्यक्ति है, यही गलती जो आपकी मेन जो गलती की, यही गलती आपकी की इसने सिराजुद्दौला ने। जो सिराज है इसने भी यही मेन गलती की कि उसने जो अपना फोर्ट विलियम जीता उसको उसने एक सिविल ऑफिसर के हाथ में दे दिया। क्योंकि एक्चुअल में सर इस देश के जो राजा महाराजा है ना, उन्होंने सर कभी समझा ही नहीं व्यापारी वर्ग को, इस व्यापारी वर्ग को, और देश के राजा महाराजा ने कभी समझा ही नहीं कि सर ये जो राजा महाराजा है देश के, ये एक्चुअल में चाहते क्या है, इनकी मंशा क्या है। अगर ये इस मंशा को समझ जाते, व्यापारी वर्ग की मंशा को समझ जाते अगर भारत के राजा महाराजा, तो सर जबरदस्त इनकी सर आज भी भारत सोने की चिड़िया होता। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को भी आप देख रहे होंगे, पृथ्वीराज चौहान को जैसे लगा कि मोहम्मद गनी जैसे आया है लूटेगा चला जाएगा, जैसे और भी लोग आए हैं लूटे थे चले गए, लूटे और लूट करके चले गए, वैसे ही मोहम्मद गौरी भी आएगा लूटेगा और चला जाएगा। परंतु सर मोहम्मद गौरी लुटेरा नहीं था, सर, वह विस्तारवादी था। और महत्वाकांक्षी व्यक्ति और विस्तारवादी व्यक्ति कभी भी सर विस्तार की नीति से आता है, ना कि सर छोटे छोटे चीजों के ऊपर वो ध्यान देता है। वो छोटी चीजों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देता, इसलिए उसने कभी लूट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान दिया अपने विस्तार के ऊपर। जो राणा सांगा थे, जो राणा सांगा को लगा कि तैमूर आया है लूटेगा और चला जाएगा, जिस तरीके से और भी लोग आए लूटे और लूट करके चले गए। परंतु सर जो तैमूर था वो लुटेरा नहीं था सर, बाबर विस्तारवादी था, तैमूर लुटेरा नहीं था सर। इसीलिए क्या होता है कि लूटने के मंशा से नहीं आए, ये विस्तारवादी नीति के मंशा से आए। और सर अगर लुटेरे, अगर ये सर कुछ भी बोलो, अगर ये विस्तारवादी भी नहीं थे तो भिखमंगे तो नहीं होंगे सर, और भिखमंगे भी अगर होंगे सर तो सर इनके पास तो रहने के लिए घर तक नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं होता था इनके पास। सर ये क्या करेंगे ये लोग, सर ये विस्तार करने चाहते थे, परंतु सर इनके गोल, इनके विजन इतने बड़े थे कि ये विस्तार करने आए थे, ये विस्तार करना चाहते थे अपने साम्राज्य का। ऐसे ही कंपनी थी सर, ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो यानी एक कंपनी जो व्यापारिक कंपनी नहीं थी, अपितु सर जो कंपनी थी वो भारतीय राजाओं को अंदाजा नहीं लगा सके सर। भारतीय राजा जो थे वो कंपनी का अंदाजा नहीं लगा सके कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कंपनी है, कंपनी किस लिए आई है, व्यापार करने के उद्देश्य नहीं आई ये कंपनी। अगर व्यापार करने का उद्देश्य उसका कंपनी का होता तो सर वह इन राजनीतिक मसलों के अंदर नहीं उलझती, वो दस्तक के अंदर इतनी ज्यादा नहीं उलझती जितनी वो उलझ रही थी।
और एक आदमी था सर जिसको ये सारी चीजें समझ में आ रही थी, और वो दूर बैठा कहीं इस सारी घटना को देख रहा था। वो था टीपू सुल्तान। इसके बारे में आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा और आगे बताऊंगा। बड़ा ही जबरदस्त शासक था सर टीपू सुल्तान, और वो इस सारे गेम को दूर बैठा आराम से देख रहा था। 1756 1756 1756 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला कैसा व्यक्ति, इम्पेशेंस, एंगर इसके अंदर, ग्रोथ, और लैक ऑफ एक्सपीरियंस यानी अनुभव की कमी। रॉबर्ट क्लाइव कैसा व्यक्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कौन है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, ठीक है। और दूसरी चीज कैसा व्यक्ति, स्मार्ट, मैच्योर। और तीसरा जो इसके अंदर जो बहुत बड़ी अच्छी खासियत थी, मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी, मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी, वो ये व्यक्ति था। क्लाइव ने आते ही सर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या तो कदम उठाए क्लाइव ने आते ही। 1756 रॉबर्ट क्लाइव इज एंटर्ड इन इंडिया एंड देन ही वाज एंटर्ड इन इंडिया एंड देन ही वाज डूइंग some different types of act in India। तो सर आते ही भारत के अंदर बड़े जबरदस्त कदम उठाए और बड़े जबरदस्त कदम रखे, और उसी के साथ भारत के अंदर उसने बड़ी निर्णायक कदम उठाए। तो 1756 रॉबर्ट क्लाइव entered in Bengal, और इसके बाद जो मानिकचंद को इसने आते से ही मानिकचंद को घुस दे दिया, जो कंपनी का ऑफिसर था मानिकचंद को घुस दे दिया फोर्ट विलियम्स के लिए उसने घुस दे दिया कि भैया को पैसा लो, मुंह बंद करो। और दुनिया में हिंदुस्तान का आदमी सर इतना आदर्शवादी है कि दुनिया में कोई और मुल्क का व्यक्ति इतना आदर्शवादी नहीं होगा। भारत का व्यक्ति इतना आदर्शवादी है और पाखंडी भी है सर। मानिकचंद ने जा करके क्या किया, मानिकचंद ने जा करके बोलने लगा सब लोगों से कि भैया ये जो क्लाइव है इसने दक्षिण के लोगों को क्या जबरदस्त मारा है भैया, भगा के मारा, दौड़ा करके मारा, पटक करके मारा। बड़ा खतरनाक व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव। उसके बारे में मंशा करना स्टार्ट कर दिया सर। जब आपके बारे में आपसे पहले कोई और बताने लगे तो समझ जाइए सर कि दाल में कुछ काला है, समस्या तो बड़ी है। तो अलीनगर की संधि लेकर के आ गए, और अलीनगर की इसके बाद क्या होता है कि अलीनगर की संधि हो जाती है। अलीनगर संधि होती है इसके बाद, और जो अगली चीज होती है वो नवाब को कंपनी की कुछ शर्तें माननी पड़ जाती है। अलीनगर संधि होने के बाद नवाब जो होता है, नवाब को कंपनी की कुछ शर्तें माननी पड़ जाती है। नवाब कंपनी की कुछ शर्तें माननी पड़ जाती है। तो ये पहला निर्णायक कदम होता है सर क्लाइव का, जिसको अलीनगर की संधि जहां पर होती है। और अलीनगर की संधि होने के पश्चात ही क्या होता है कि जो कंपनी के कुछ शर्तें होती है वो माननी पड़ जाती है, किसको, नवाब को। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम उठाता है
क्लाइव वो उठाता है, आपका बंगाल के विभीषणों को बुलाता है। अब वो क्या करता है, क्लाइव क्लाइव करता है कि भैया बंगाल के विभीषणों को बुलाता है, बंगाल के विभीषणों को बुलाया जाता है यहाँ पे। और जो पहले व्यक्ति को बुलाया जाता है वो मीर जाफर को बुलाया जाता है। दूसरा व्यक्ति बुलाया जाता है, वो बुलाया जाता है राय दुर्लभ को। तीसरा जो व्यक्ति बुलाया जाता है वो बुलाया जाता है खादिम खान को। चौथा व्यक्ति जो बुलाया जाता है वो जगत सेठ को बुलाया जाता है। और पांचवा व्यक्ति बुलाया जाता है वो अमीन चंद को बुलाया जाता है। जगत सेठ और जो पांचवा व्यक्ति होता है वो अमीन चंद को बुलाया जाता है। ये सर ये पांचों विभीषण थे, ये पांचों विभीषण थे सर बंगाल के। ठीक है, तो मीर जाफर क्या था, ये प्रधान सेनापति था। किसका सेनापति था, ये सेनापति था सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। और मीर जाफर क्या करता है कि, और इसको क्या चाहिए था, इसको राजा बनना था। इसको राजा बनना था। क्या था, इसको क्या चाहिए था, इसको चाहिए था फ्री ट्रेड। इसको फ्री ट्रेड चाहिए था। जगत सेठ साहूकार व्यक्ति, और जो साहूकार व्यक्ति था। ठीक है, अब ये जो पांचों को बुलाया जाता है, ये पांचों विभीषणों को बुलाया जाता है बंगाल, यानी अब क्लाइव इन पांचों को बुलाता है, बिठाता है, पूछता है कि भैया चचा किसको क्या चाहिए, चलो बताओ। मीर जाफर कहता है चचा हमें गद्दी पर बिठा दीजिए। बोलता है ठीक है बिठा देंगे। दुर्लभ से पूछा जाता है तुम्हें क्या चाहिए चचा बोलो। वो बोलता है कि चचा आप एक काम कीजिए कि हमें आप फ्री ट्रेड दे दीजिए, फ्री ट्रेड करवा दीजिए। तो बोलता है ठीक है चचा ले लो, फ्री ट्रेड करवा देते हैं। जगत सेठ से पूछा जाता है आपको क्या चाहिए। जगत सेठ कहते हैं कि चचा आप एक काम करो, हम साहूकार है, साहूकारी दिलवा दो। बोलता है ठीक है साहूकारी दिलवा देंगे। तो सर सबको बुलाया जाता है, सबसे पूछा जाता है, उनका विचार विमर्श किया जाता है और बताया बोल दिया जाता है कि हाँ सबको सब कुछ मिलेगा। क्लाइव सबको बुला करके सबको सब कुछ बता देता है। अब इससे सर आपको एक सीख ले लेनी चाहिए, आपको इससे सीख ले लेनी चाहिए कि यहाँ पर जो विभीषण की तो सेना थी सर बंगाल के अंदर, अंदर जो विभीषणों की सेना थी सर, पूरी की पूरी सेना थी। मीर जाफर, राय दुर्लभ, खादिम खान, जगत सेठ, अमीन चंद्र और न जाने तमाम और कितने लोग, क्या विभीषणों की सेना थी पूरी की पूरी। और अगर किसी भी घर में, अगर किसी का भी घर आपको तबाह करना है तो उसके घर के अंदर विभीषण पैदा कर दो सर। एक विभीषण पूरा घर तबाह कर देता है। एक विभीषण ने पूरी लंका को ढा दिया। उसी तरीके से यहाँ तो सर विभीषणों की लाइन लगी है, कतार लगी है। तो इस प्रदेश का तो बर्बाद होना निश्चय था ना सर। यहाँ तो सर एक के पीछे एक के पीछे एक से बढ़कर एक विभीषण है, और हर कोई अपना काम बड़े मशहूर तरीके से कर रहा है। और ये सब सिद्धांत है सर। अगर आपको किसी को बर्बाद करना है या आपको किसी को तबाह करना है तो उसके घर के अंदर उसका विभीषण पैदा कर दो। अपने घर में कभी ये फॉर्मूला मत अप्लाई कीजिएगा सर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीजों को गलत जगह यूज कर देते हैं। तो हाँ, किसी पर भी हमला करने से पहले सर उसका क्या करो कि सामाजिक अधिकार, जो उसका सामाजिक अधिकार है उसको छीन लो। अब जैसे ही आपने किसी का सामाजिक अधिकार छीन लिया तो उससे क्या होगा कि उसको मारने में आपको और अधिक मजा आए। जैसे ही व्यक्ति का सामाजिक अधिकार चला जाता है तो उस व्यक्ति को मारने में और अत्यधिक मजा आता है, क्योंकि सर वो तो ऑलरेडी मर चुका है और मरे को और मारने में सर क्या जबरदस्त मजा है। ये आपको क्लाइव से सीखना चाहिए, और क्लाइव ने भी वही किया जो समझदार व्यक्ति करता।
और हर समझदार व्यक्ति को करना चाहिए। क्लाइव ने विभीषण को बुलाया, इनके ही प्रदेश में इन्हीं को विभीषण बना करके खड़ा कर दिया, पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, उनको देने की मांग, उनको देने का निर्णय दिया उन्हें और आगे बढ़ गया। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज हुई वो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आया। ब्लैक होल कॉन्सेप्ट ने क्या किया कि एक मानसिकता बना दी ब्रिटिशर्स की नजरों में, सिराजुद्दौला की, जो यूरोपियन नेशन थे उनके नजरों में सिराजुद्दौला की ब्लैक होल ये जो घटना हुई, ये घटना थी एक हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल घटना थी, हिस्टोरिकल घटना थी जिसका जो व्याख्यान किया है ये जे जेड हॉलवेल ने किया है। और इसने बाद में जो ये जेड हॉलवेल ये बंगाल के गवर्नर भी बने बाद में आगे जाकर के। तो हमारे देश में सबसे बड़ा जो चीज है ना सर, वो कैरेक्टर एसेसिनेशन का है। हमारे देश के अंदर जो मेन जो काम है ना सर, वो एक हमारे देश के अंदर कैरेक्टर एसेसिनेशन का बहुत अधिक है सर। आप किसी को उसके कैरेक्टर से जज करने लगते हैं, बहुत जल्दी उसके बारे में कल्पनाएं करने लगते हैं, विचार बनाने लगते हैं। और ये कैरेक्टर एसेसिनेशन ही बहुत बड़ा कारण बना बंगाल की दृष्टि में, क्योंकि जैसे ही तुम राइज करने लगते हो ना सर, वैसे ही क्या होता है कि लोग मार्केट में, जो लोग है ना सर, मार्केट में बैठे जो लोग हैं वो आपके बारे में बातें करने लगेंगे, वो तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगेंगे, बहुत सी बातें चलने लगेगी तुम्हारे खिलाफ। जैसे ही तुम अपलिफ्टमेंट करोगे, राइज करने लगोगे, तो तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें होने लगेगी। इसलिए कहते हैं ना सर कि उपयोगिता बढ़ाओ, कि चचा हमेशा अपनी उपयोगिता को बढ़ाओ, क्योंकि जितनी तुम्हारी उपयोगिता होगी उतनी ही तुम्हारी कीमत होगी चचा। कि सर आपकी जितनी उपयोगिता होगी आपकी उतनी ही कीमत होगी मार्केट में। अगर आप 1.25 लाख के आदमी है तो आपकी 1.25 लाख की उपयोगिता है। सर ध्यान रखिए इस चीज को, क्योंकि आपकी उपयोगिता ही आपका व्यक्तित्व डिसाइड करती है। और इसीलिए ही मैं कहता हूं सर कि तुम बाकी चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, बस कोई एक मार्ग चुन लो और आगे बढ़ जाओ, जल्दी सफल हो जाओगे। अनेकों सीढ़ियों के ऊपर कदम रखने से अच्छा है किसी एक सीढ़ी के ऊपर कदम रख दो और मंजिल की ओर आगे बढ़ जाओ। आप निरंतरता से अगर चल रहे हो तो जरूर आप बहुत जल्द ही अपनी मंजिल को पालोगे। परंतु अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सीढ़ीज के ऊपर अपना स्टेप बाय स्टेप अगर रखते हैं तो आपको मल्टीपल सीढ़ीज के ऊपर अगर आपने अपना पैर रखा तो आप फिसल करके गिर जाएंगे। और ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने हमेशा उसे ही संभाला है जो केवल एक ही सिद्धांत पर आगे बढ़ा है। जो मिक्स कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ता है वो पूरी तरीके से मिक्स की तरह ही मिक्स हो जाता है। तो अब जैसे रजिया को देखो, आप रजिया को देख लो, पहले जो रजिया को आप देख सकते हैं, रजिया सुल्ताना को, कि उसका पहले कैरेक्टर एसेसिनेशन किया गया। जो तुर्क लोग थे, जब उसका वो रजिया सुल्तान जब अपने घोड़े पर बैठती थी तो उसका जो घुड़सवार था, वो क्या करता था, उनकी मदद करता था। तो तुर्क लोग उनको कहते थे, तुर्क लोग दूर से बैठे बैठे देखते थे और देख कर कहते थे, अरे भैया, अरे चचा वो हाथ लगा रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो उसको ऐसा वहां छू रहा है। अबे तुम्हें कौन सा कीड़ा काट रहा है बे, तुम्हें कौन सा कीड़ा काट रहा है, वो हाथ छू रहे, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है। और चचा यही छोटी छोटी चीजें उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन कर देती है और उनको उनके ऊपर लांछन लगा दिए जाते।
और उनसे कहा जाता है कि आपसी से संबंध है, ये है वो है, किसी से भी संबंध रखे चाचा, तुम्हें क्या, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन किससे बात करेगा या नहीं करेगा, या कौन किसके साथ देगा या नहीं देगा। चाचा आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना चाचा, मैंने बोला आपको कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो आपने देखा हृदय में तो मुझसे बुरा ना कोई। केवल अपने आप को देखना है, स्वयं के ऊपर ध्यान लगाना है, स्वयं को आगे बढ़ाना है। तो और सीख यही है चचा कि तुम्हारी जिंदगी में जब तक तुम्हारी जिंदगी के दायरे दूसरों से बंधे रहेंगे, तब तक आप कभी भी अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा गुलाम रहेंगे, आप कभी भी राइज नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, जब तक आपकी जिंदगी किसी और से बंद करके रह गई। जब तक आपकी जिंदगी किसी और से बंद करके रहेगी, तब तक आप कभी भी अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब कोई भी व्यक्ति ऊपर उठता है ना सर, तो उसका विरोध होना, उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन होना, ये वाजिब है और ये होगा, ये बार बार होगा और ये हमेशा होता है। क्योंकि सर जब आप बुलंदियों को छुएंगे, सर आप कलेक्टर बन गए, आप आईएएस आईपीएस बन गए, सर उस व्यक्ति के पेट में कितना दर्द होगा जो व्यक्ति दिन रात यही बोल रहा है कि सच्चा इसको ना बनाए, इसको ना बनाए, इसको ना बनाए। भगवान कुछ भी कर ले, भगवान मैं तेरे दर पे 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, इसको बनने मत देना। उस व्यक्ति के पेट में तो यानी गड़बड़ियां तो होंगी ना सर। आप बन गए कलेक्टर, आप आ रहे मिठाई का डब्बा लेकर के, आप बिल्कुल एकदम राजा बन करके आ रहे हैं, बिल्कुल ठाट बाट में गाड़ी में, दिक्कत तो होगी सर, दिक्कत तो होगी। और सर ब्लैक होल की कहानी भी कुछ इसी प्रकार थी कि लोग ने मॉन्स्टर बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने ब्लैक होल की जो कहानी है उसको एक मॉन्स्टर बना करके प्रस्तुत किया। और इसमें जो कहा गया, जो फोर्ट विलियम्स के अंदर, फोर्ट विलियम्स पर जब कब्जा किया गया था, तब वहां पर क्या किया गया था कि 146 लोगों को, जिसमें आदमी औरत और बच्चे भी शामिल थे, क्या किया था कि कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसमें से 146 लोगों को बंद किया गया था, जिसमें आदमी औरत और बच्चे थे, जिसमें से 70 से 80 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कुछ बच्चे और औरतें भी शामिल थे। और इससे क्लाइव को ब्रिटेन के अंदर मॉरल सपोर्ट है वो बहुत मिला सर। जो मोरल सपोर्ट है ब्रिटेन का, ये बहुत ज्यादा मिला है इस ब्लैक होल घटना के कारण। और इससे इसने ऐसा कर दिया था कि ब्रिटेन ने बोल दिया कि उसको जाओ, सिराजुद्दौला को पनिश करो, उसने किस तरीके का काम किया है, ये गलत काम है और ये काम गलत काम है, और उसको बताया गया कि ये गलत काम है। ब्रिटेन ने फिर क्या किया कि लाइफ को छूट दी, जा करके काम करो। और सिराज का इस तरीके से चरित्र हरण हो गया, उसके चरित्र पे प्रहार था सर ब्लैक होल की घटना, और उसकी चरित्र पे एक प्रकार का बहुत घातक प्रहार था जो कि हुआ। अब इसने पूरी फिल्म को सेट कर दिया सर। अब इसने क्या किया कि पूरी फिल्म को सेट कर दिया। और चंद्रनगर, इसके बाद जो फोर्थ मेन काम होता है वो होता है चंद्रनगर। चंद्रनगर के अंदर जो फ्रेंच कॉलोनियां थी, चंद्रनगर के अंदर जो फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी चंद्रनगर पर, उस पर हमला कर देता है कौन? क्लाइव। क्लाइव क्या करता है कि जो फ्रेंच कॉलोनी थी उसके ऊपर हमला कर देता है और उस कॉलोनीज को अपने अंडर ले लेता है,
आज सर आप देख रहे होंगे कि जैसे मोदी जी और राहुल जी के बीच में जैसे तनातनी अभी रहती है, जो राजनीतिक पर्सपेक्ट से रहती है, ऐसे यानी उनका इंटरनल मैटर तो कुछ वो है नहीं। बाकी आप भी देख रहे होंगे कि राहुल जी भी भरसक अपना प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी के को भी अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो सर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सर इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यही हुआ, इसका परिणाम प्लासी का युद्ध। का जो मेन परिणाम हुआ था, चंद्रनगर फ्रेंच कॉलोनी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, और यह होता है प्लासी का युद्ध 1757 का जो परिणाम रहा। और सर अगर बात करें परिणाम, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 प्लासी का युद्ध, ये किसी प्रकार का युद्ध नहीं था सर, ये एक विश्वासघात था। ये एक विश्वासघात था सर, जो कि सिराजुद्दौला के साथ हुआ था, ये विश्वासघात था। एक प्रकार का विश्वासघात था, ये कोई विश्व यानी ये युद्ध नहीं था, ये एक विश्वासघात था जो सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा, और इसके आगे का सेशन अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत रहेगा, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, इसके आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इस तरीके से बने रहे, बन करके देखा, देख करके समझा, और समझ करके अपनी समझदारी को विकसित कर रहे हैं आप लोग, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।